ईरान हमारा बहुत ही वफादार और सबसे भरोसेमंद हमारा दोस्त रहा शुरू से। बात जब कश्मीर की आई, जब किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, ईरान ने डंके की चोट पे कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पेट्रोल हमें सबसे सस्ता दिया करता था, हमारा कोई भाड़ा नहीं लिया करता था वो ट्रांसपोर्टेशन का, और हर समय जहाँ ज़रूरत पड़ी भारत को हमेशा ईरान उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन आज पता नहीं कौन सी परिस्थिति हमारे प्रधानमंत्री के पास है, कौन सी मजबूरी है, कौन सा नस दबा हुआ है और कौन सा उनकी समझ है, क्या उनकी IQ है कि जिस देश में वार की स्थिति उत्पन्न है वहाँ आप चले जाते हैं वार शुरू होने के लगभग 2 से 3 दिन पहले और जा करके आप कहते हैं कि ये हमारा फादरलैंड है। तो ये देश को अपमानित करने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना कहा जाता था, कहानियाँ हम लोग उनकी वीरता की भाषणों में सुनते थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, विश्व गुरु हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक फ़ोन से जो है पूरे युद्ध को रुकवा दिया करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री 56 इंच वाले जा करके इतनी मजबूरी में, युद्ध के समय, ऐसे गंभीर समय में, आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, करोड़ों की आबादी है उस देश की, और आप जा करके हमको अपमानित कर दिए, कहते हैं फादरलैंड। ये बहुत दुखद है और पता नहीं कौन सी मजबूरी है। प्रधानमंत्री PM इस कॉम्प्रोमाइज़ जो चल रहा है, शायद वो लगता है कि सच है, तभी उनकी हरकतें ये बात बता रही है। ईरान और ख़ास करके खमनई साहब को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, हम लोग सलाम करते हैं उनकी शहादत को। हम लोग राजपूत समाज से आते हैं और हम लोगों ने महाराणा प्रताप की कहानियों को बचपन से सुना है कि कैसे एक व्यक्ति ने अंत तक अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जो है अपनी जान और अपनी शहादत को दिया, घास की रोटी खाई लेकिन झुका नहीं। तो ये आज के मॉडर्न युग में हम लोगों ने खमनई साहब के रूप में महाराणा प्रताप को देखा कि अपनी मातृभूमि के लिए और उसी देश में रहते, कोई लोग बांग्लादेश की हमारी प्रधानमंत्री जी की बहन यहाँ आकर के रह रही हैं, कई लोगों को देखा है भागते हुए, लेकिन खमनई साहब आज 90 साल के बुजुर्ग हमारे एक उदाहरण पूरे देश को देकर के चले गए कि मैं अपने देश में रहूँगा, लड़ते लड़ते शहादत लूँगा। और हम सब लोग को बड़ा गर्व है कि हम लोग इस युग में पैदा लिए, हमने खमनई साहब जैसे महान नेता को देखने का हमको मौका मिला। तो ये एक हम लोग के लिए बड़ा खुशनसीबी मैं इसको मानता हूँ। अरे रंजीत जी, आप खुद राजपूत हैं, लेकिन उनकी मौत पर भारत में हिंदू संगठन ने मिठाइयाँ बांटी हैं, जश्न मनाया है। देखिए, वो हिंदू संगठन नहीं है, वो अंधभक्त हैं। हालांकि अब अंधभक्तों की आबादी बहुत घटती चली जा रही है, क्योंकि मैं सवर्ण समाज से आता हूँ और एक बड़ी भीड़ जो है स्वर्ण समाज के लोग अंधभक्ति की तरफ चले गए थे। लेकिन जो UGC का कानून आया, पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा, अब वो बैकवर्ड फॉरवर्ड को बांटना चाहते हैं और बांट करके केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम जेल में रहेंगे। ये डर उनको सताता है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा को वो अपनाती है और लगातार इस काम को कर रही है। कोई नियम कानून नहीं है। चुनाव के समय बिहार में देखिए 10,000 रुपये आपने चुनाव के दिन तक अकाउंट में दिया है, तो ये दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी करते हैं। बिहार से हम लोग गरीब प्रदेश से आते हैं, चुनाव में 10,000 बांटा और आज स्थिति है कि चिट्ठी जारी करना पड़ा कि ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है, तनख्वाह तक होली पे जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि क्या परिस्थिति है, क्या सच्चाई है। लेकिन अब भक्त तो कह रहे हैं कि वो तो फादरलैंड है इजराइल, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है। देखिए, वो सैलरीड लोग हैं और भाजपा के पैसों से उनका रोजी रोटी चलता है, वो भी बेचारे गरीब हैं, चलने दीजिए रोजी रोटी। खमनई साहब हिंदू मुसलमान सिया सुन्नी से बहुत ऊपर जा चुके हैं और एक कहावत अंग्रेजी में कि सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इट इज़ ग्लोरियस इवन टू फेल। मनोज पांडे जी जो हमारे शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, उनके लाइन्स हैं। तो कहीं ना कहीं हार जीत से कई गुना ऊपर कद चला गया है खमनई साहब का और ईरान का, और इनको आप सिया सुन्नी में, हिंदू मुसलमान में बांटने की साजिश हो रही है। क्योंकि हमारा देश भी कहीं ना कहीं इजराइल को ज़बरदस्ती बिना मन से हमारे प्रधानमंत्री फादरलैंड ही बोल के चले आए हैं। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं खमनई साहब को अपमानित किया जाने का कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह सद्दाम हुसैन को भी किया गया था, उसी तरीके से इनको भी किया जा रहा था। लेकिन जो शहादत हुई है उसके बाद अब ये सिया सुन्नी में आप बांट नहीं पाएंगे। एक कोशिश है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि सिया सुन्नी में बांट करके कहीं ना कहीं उनके जो उनका कद बढ़ता चला जा रहा है, और एक इमोशनल सपोर्ट, चूँकि खुल करके नहीं आ पा रहे हैं। वार से हर एक आदमी डरता है, युद्ध किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, युद्ध में केवल और केवल हम सबको परेशानियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव कुछ लोग, जिसका नाम आपने अंधभक्तों का लिया या हिंदू संगठन के नाम पे जो हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कई सनातन धर्म के जानने वाले मानने वाले लोगों ने कहा है कि नहीं, खमनई साहब को हमारा सलाम है, सैल्यूट है। ईरान जो कर रही है आज, वो जो सरफिरा है जिसका नाम ट्रंप है, उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन डंके की चोट पे खमनई साहब ने बोला, और जो बोला वो कर रहे हैं। आपके नेता ने भी कहा जब ये घटना हुई है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री डर रहे हो, लेकिन वो तो कहते हैं 56 इंच की छाती हमारी। तो ये एप्स्टीन फाइल के पहले की कहानियाँ हैं, तब उनका 56 इंच का सीना शायद रहा होगा।
लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। वरना अंदाज़ा लगाइए ना, आप और मैं क्या इजराइल के प्रेसिडेंट बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा क्या उस देश में जहां वार की स्थिति है? आप जैसे और मेरे जैसे लोग भी नहीं जाएंगे। जिसको विदेश घूमने का बहुत शौक हो, वो भी, उसको भी अगर कहा जाए कि बाबू चलो तुमको हम कुछ लाख रुपया भी देंगे, टिकट भी कटा देंगे, नहीं जाएंगे हम लोग। अरे वार की स्थिति, हमारे प्रधानमंत्री चले गए, कुछ अगर हो जाता उनको युद्ध के जो है समय इस तरह का कोई, तो ईरान का शुक्र मनाइए कि ईरान की हमारी दोस्ती इतनी है कि उन्होंने ख्याल रखा कि भारत देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, शायद मजबूर हैं, तो भी ख्याल रखा, कोई बमबारी नहीं किया, वरना युद्ध तो उसी समय शुरू किया जा सकता था। तो हमारे प्रधानमंत्री को इस्तेमाल किया गया, हमारे देश की गरिमा को तार तार किया गया, फादरलैंड बोल करके गाली एक तरीके से एक हिंदुस्तानी को हमारे प्रधानमंत्री दिलवा करके आए हैं और बहुत अपमानित हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये 56 इंच का सीना बिल्कुल जो है अब खत्म हो गया है, कमज़ोर हो गया है। अरे राणा जी, ओवैसी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ये जंग शुरू हुई है। वो इजराइल गए और वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुए, पहले दिन उन्होंने ये बात बोल दी थी कि उनके चक्कर में पूरा जंग हो गया। देखिए, उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही प्रधानमंत्री वहाँ से लौटेंगे तो युद्ध शुरू हो जाएगा, और सच में ऐसा ही हुआ। देखिए, आज की डेट में इजराइल बहुत बदनाम है और सच्चाई है, उसने गाज़ा से लेकर के कई देशों को बर्बाद किया है और बेवजह बर्बाद किया है, केवल एक फितूर की वजह से या अमेरिका के कहने पे किया है। तो सब लोग जानते हैं कि कितना अत्याचारी वो देश है जिसने काम किया, और हमारे प्रधानमंत्री जा करके उनको डिफेंड कर रहे हैं। आज कोई इजराइल के पक्ष में नहीं बोल सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जा करके, क्योंकि पहले भी हुआ था, जो आपने ईमेल सुना होगा, ईमेल में था कि कुछ डांस वांस करने की चर्चा थी कि प्रधानमंत्री इजराइल में गए, डांस किया, तो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा उनको सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री समझा होगा, या कुछ एब्सेंट फाइल का मामला होगा, कोई नस दबा हुआ होगा, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं मानता भी नहीं था कि कितने भी हैं, किसी पार्टी के हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की इज्जत होती है। लेकिन ये घटना के बाद ये सिद्ध हो गया कि और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इस घटना के बाद अब अमेरिका और इजराइल को क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है? देखिए, रमज़ान का महीना भाईचारे का महीना होता है, और ख़ास करके इस्लामिक कंट्रियों को इस तरीके से लड़वाने का काम किया जा रहा है। लोग कहते हैं, ये मान्यता है, मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन कई मदरसों में गया तो मैं सुना या मैं पढ़ता रहता हूँ कि भाई रमज़ान में सारे शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये दो शैतान, ये जो ट्रंप हैं और दूसरा इजराइल के, ये दो शैतान कैसे छूट गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पे कि इसी रमज़ान में दो शैतानों का भी हिसाब किताब ऊपर वाला ज़रूर कर देगा। अच्छा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक मंत्री है नीतीश राणे, वो लगातार कह रहे हैं कि मदरसों की आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं मदरसों में तो आतंकवाद सिखाया जाता है, बंद कर देना चाहिए मदरसों को। उनका भर्ती कराइए, उनको पढ़ाइए। हमारे यहाँ चंदनवाड़ा में बहुत बड़ा मदरसा है ढाका में, नीतीश राणे जी को कहिए एडमिशन करा के 10 दिन रह करके पढ़ के देखिए। आप जब जाइएगा, समझने का कोशिश करिए, तब तो आपको समझ में आएगा। हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, कोई गलत बात नहीं सिखाता है। सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। आज ठीक है, होली में हम लोग अपने मुसलमान भाई को रंग नहीं लगाएंगे, लेकिन गले तो लगा सकते हैं। उनका जो खजूर है उसके बगल में हम लोग जो है हमारा गुजिया जो है उसको तो रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाईचारा का संदेश हम लोग को इसमें देना चाहिए। नीतीश राणे जैसे लोग देश के लिए खतरा है, और क्यों इनको छोड़ा गया हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता है। छुट्टा सांड की तरह कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और कोई सवाल जवाब नहीं होता इनसे। अगर छोटा मोटा बयान कोई दे दे, एक एमएलए साहब जो कश्मीर के थे, उन्होंने कुछ बोल दिया था तो उनको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इनको पता नहीं खुला छूट दिया गया है। तो ये इसका भुगतना पड़ेगा। देखिए, देश आज पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ है, और पता लगा जब आपका कहीं भगवान न करे इस तरह का परिस्थिति बने तो आपके यहाँ तो सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप यूजीसी में बैकवर्ड फॉरवर्ड करवा रहे हैं, इतने दिनों से आप हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। नीतीश राणा जैसे लोग, हमारे और 2-4 एमपी लोग हैं, केवल एक ही काम है। गिरिराज सिंह हमारे बिहार के हैं, पता नहीं कौन कौन से विभाग के मंत्री, उनसे पूछिए ना कि जिस विभाग के आप मंत्री रहे, एक भी काम किया है? एक भी कारखाना लगाए? कपड़ा उद्योग के आप मंत्री थे, क्या आपने एक भी छोटा सा कोई काम बिहार में किया है? आज वो तो गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि ओवैसी गद्दार है, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उनका काम ही वही है, वही उनकी पहचान है। हिंदू मुसलमान करिए, वो जो फ्रेंचाइजी जो बांटा जाता है, जो जहर का कारोबार चलता है, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, उसके तो वो फैक्ट्री के मेन मालिक हैं, और जहर जो है उनके ही यहाँ से जा करके जो है समाज को बांटने वाला जहर। समय आएगा, इन सब का हिसाब किताब होगा, इन सब का पोल खुलेगा। अच्छा राणा जी, आप एक राजपूत समाज से हैं, तो आप ईरान के समर्थन में क्यों इतना उतर आए हैं? देखिए, राजपूत समाज ही नहीं, हर एक व्यक्ति आज जो भी समझदार है, जो न्यूज़ अखबार पढ़ता है, जो थोड़ा बहुत फॉरेन पॉलिसीज़ को समझता है, और हर एक आदमी ईरान के साथ है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। वो हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। इकलौता रास्ता हमारा ईरान से होकर के जाता है। कई कंट्रीज तो हम जा नहीं पाएंगे अगर ईरान ने रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान से तो आप जा नहीं सकते हैं, रास्ते बंद हो जाएंगे। ये क्या विश्वगुरु आप बनिएगा? गल्फ में हमारे इतने सारे हज़ार लाख करोड़ों लोग हमारे फंसे हुए हैं, क्या आप विश्वगुरु हैं? आपको पता ही नहीं लगा किस तरह से वार की स्थिति है। आपको उनका इंतजाम करना चाहिए। वो परेशान है, बेचैन है, उनके घर वाले यहाँ परेशान हैं। रोज़ा बेचारे उनका महीने का जो था वो, और भी उनका अन्न जो है नहीं जा रहा है, पानी नहीं पी पा रहे हैं।
उसकी चिंता करनी चाहिए। अगर फ़्लाइट नहीं चल रही है तो गाड़ी से कुछ इंतज़ाम करिए। आप तो विश्वगुरु हैं, आप एक फ़ोन कॉल पे युद्ध को रुकवा दिया करते थे और अपने देश के लोगों को वापस बुलाइए ना। आज आपने कोई जारी किया कि अपना अपना ख्याल रखिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए। तो जागरूक कह देने से होगा कि कुछ इंतज़ाम करिएगा कि उनको कैसे वापस बुलाया जाए। जब अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, रहने के लिए परेशानी है, कब कहाँ क्या हो जाए। तो ये विश्वगुरु बनना है तो उसके काम को ज़रा दिखाइए। केवल बयानबाजी, जुमलेबाजी से काम नहीं होता।